लास्ट टाइम हमने बात किया था आपका सीरीज आरएल सर्किट का। तो सीरीज आरएल सर्किट में हमने आपसे बात किया था कि जो आपका सप्लाई वोल्टेज आता है वो किसके बराबर आता है, V √/VR² प्लस VL - VC का होल स्क्वायर जब XL ग्रेटर देन होगा XC के। और आपका यही सेम फार्मूला आपका जब XC ग्रेटर देन XL होगा तो क्या लिखेंगे, सप्लाई वोल्टेज V √/VR² प्लस VC - VL²। हमने आपको अलग अलग वैल्यूज लेके लास्ट टाइम वीडियो में बताया था वीडियो लेक्चर में कि आपका ये वैल्यूज अगर हम लिख करके पुट कर दें तो अंदर इस जो ब्रैकेट में आपका VL - VC लिखा है, अगर हम उसको VC - VL भी लिखेंगे तो फिर जो लास्ट वैल्यू आएगा वो सेम है। समझ में आ रहा है? तो सेम इसी तरीके से जो इम्पीडेंस Z का फार्मूला आएगा आरएलसी सर्किट के लिए वो क्या आएगा, Z √/R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। तो अगर हम आरएलसी में जब XC ग्रेटर देन XL होगा तो ये फार्मूला क्या रहेगा, √/R² प्लस XC - XL का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर है? ये आपको इस तरीके से समझना है। फिर यहाँ पे आपका जो सप्लाई वोल्टेज V होगा वो किसके बराबर होगा, I × Z के। इम्पीडेंस ट्रायंगल ये आ गया था। आपको हमने वोल्टेज का एक्सप्रेशन बताया था कि वोल्टेज और करंट का जो एक्सप्रेशन होगा आरएल सर्किट में, तो केस 1 केस 2 केस 3 के हिसाब से जिसमें लाई करेगा उसके हिसाब से हम वोल्टेज और करंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा आपका आरएल सर्किट का P = फिर मैंने आपको बताया ये था VR या cos इनवर्स R/Z। और tan के फॉर्म में लिखेंगे तो हम वोल्टेज एंगल से आरएलसी सर्किट के लिए क्या लिखेंगे, phi = tan इनवर्स VL - VC/VR। और ये भी लिख सकते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल से phi = tan इनवर्स XL - XC का XC डिवाइडेड बाय। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ पावर इन एसी सर्किट। टाइप्स ऑफ पावर इन एसी सर्किट की अगर हम बात करें तो आपका पहला है आपका अपरेंट पावर। apparent power, the apparent power क्या होता है, the product of supply voltage and supply current in RMS form। ठीक, the product of supply voltage and supply current in RMS form is known as apparent power। मतलब वोल्टेज और करंट का जो भी प्रोडक्ट आता है आरएमएस फॉर्म में उसको हम क्या कहते हैं, उस एसी सर्किट का अपरेंट पावर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल S and measured in volt ampere and measured in volt ampere। समझ में आ रहा है? जिसको शॉर्ट फॉर्म में VA लिखते हैं और या तो इसको हम मेजर कर सकते हैं किलो वोल्ट एम्पीयर में, जिसको हम KVA लिखते हैं। वोल्ट एम्पीयर या किलो वोल्ट। नेक्स्ट है एक्टिव गामा 2 गामा रियल गामा वाट 2 पावर आर सिंपली पावर। मतलब एक आपका पावर है जिसको हम एक्टिव पावर भी कहते हैं, ट्रू पावर भी कहते हैं, रियल पावर भी कहते हैं, वाटफुल पावर भी कहते हैं और सिंपली पावर भी कहते हैं। ठीक, इस पावर P के लिए क्या डेफिनेशन है, पावर P के लिए डेफिनेशन है आपका द प्रोडक्ट ऑफ अपरेंट पावर S एंड कोसाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट। कोसाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट, इसको हम किस नाम से जानते हैं, कोसाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करंट को जानते हैं नोन एज पावर फैक्टर। ठीक, पावर फैक्टर को नाम से जानते हैं, तो यानी कि इसको इस तरीके से कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ अपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ अपरेंट पावर S एंड पावर फैक्टर cos is known as active gamma 2 gamma real gamma wattful power। It is denoted by capital P and measured in R kilowatt। जिसको हम लिख सकते हैं P = S × cos by S की वैल्यू V × I और V × I × cos। नेक्स्ट आपका रिएक्टिव पावर और वाटलेस पावर। रिएक्टिव पावर वाटलेस पावर कहते हैं, इसको समझेंगे।
मतलब इसको डिफाइन क्या किया गया है, रिएक्टिव पावर को हम लोग डिनोट करते हैं Q से। समझ में आ रहा है, तीनों पावर का नोटेशन अलग अलग है। एक्टिव पावर का नोटेशन कैसे है, एक्टिव पावर का नोटेशन आपका P है और रिएक्टिव पावर का नोटेशन P है। reactive or replacement. The product of apparent power and sign of the product of apparent power and sign of free angle between supply current and known as reactive power. The product of apparent power and sign of phase angle. फेज एंगल किसको कहते हैं, बताया था, एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करंट। इसको सिंपली साइन ऑफ फेज एंगल कह सकते हैं, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट इज नोन एज रिएक्टिव पावर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q एंड मेजर्ड इन वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव। वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग VAR, या किलो वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव लिखेंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे KVAR। समझ में आ रहा है, किलो वोल्ट एम्पीयर में लिखेंगे तो किलो वोल्ट एम्पीयर का KVAR। जहाँ हमने बताया जो रिएक्टिव पावर Q है इसके किसके प्रोडक्ट है, अपरेंट पावर S का और साइन ऑफ फेज एंगल। साइन ऑफ फेज एंगल में रखेंगे साइन पावर, तो S इनटू साइन पावर, S इनटू साइन पावर की वैल्यू BI sin। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन P, Q एंड S। P क्या है आपका एक्टिव पावर है, Q क्या है आपका रिएक्टिव पावर, S क्या है आपका अपरेंट पावर। क्या हो जाएगा आपका एक्टिव पावर, एक्टिव पावर का फॉर्मूला निकलता है BI cos। ठीक है, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है आपको बताया BI sin। S क्या आपका अपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या है, S इक्वल टू V इनटू। इन तीनों में रिलेशन क्या है, तीनों में जब रिलेशन देखेंगे तो रिलेशन हमारा निकल कर जाएगा अपरेंट पावर S इक्वल टू रूट ओवर एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। ये है एक्टिव पावर P का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर Q का स्क्वायर। इस तरीके से ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नोटेशन एंड सर्किट एनालिसिस। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नोटेशन एंड सर्किट एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स नोटेशन एंड सर्किट एनालिसिस में देखिए क्या बताया गया है कि एक ऐसी क्वांटिटी होता है उसको फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको क्या कहते हैं सिंबॉलिक रेक्टेंगुलर। उसको क्या कहते हैं सिंबॉलिक रेक्टेंगुलर। जो दूसरा फॉर्म होता है उसको कहते हैं पोलर फॉर्म। तीसरा फॉर्म होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म होता है। जो चौथा फॉर्म होता है उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, तो सिंबॉलिक रेक्टेंगुलर फॉर्म जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर जिस तरीके से लिखते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स के अंदर कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग लिखते हैं a प्लस आई बी के फॉर्म में है ना, a प्लस आई बी के फॉर्म में। a प्लस आई बी के फॉर्म में जब लिखेंगे तो आपका
ये प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो यानी कि अगर हम सप्लाई वोल्टेज भी कहीं दिया हुआ तो सप्लाई वोल्टेज भी को लिखेंगे V is equal to Q plus IT। Q क्या है उसका रियल नंबर है, टेन क्या उसका इमेजिनरी नंबर है। ठीक, तो ये I के जगह आपको J भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके जो बुक है उसमें I भी लिखा हुआ है तो उसमें I यूज करके I सिंबल यूज किया गया है इमेजिनरी नंबर को नोट करने के लिए, इमेजिनरी नंबर का नोटेशन यूज करने के लिए। I से आपका इमेजिनरी होता है तो इसलिए यहाँ पे I लेकर के चला गया है, इसलिए हम I लेकर के आपको बताएंगे। ठीक, इसी तरीके से करंट भी आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हो सकता है I is equal to Q plus I। ये जो ये फॉर्म होता है मैथमेटिक्स के अंदर, ये वाला जिसमें आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के इस फॉर्म को हम इलेक्ट्रिकल में क्या बोलते हैं आपका सिंबॉलिक और रेक्टेंगुलर फॉर्म। आगे बढ़े हैं, नेक्स्ट आपका पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होता है आपका? पोलर फॉर्म मतलब पोलर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड और फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड और फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म होता है v इक्वल टू, इस तरीके से लिखा होगा v इक्वल टू 10 इनटू ब्रैकेट के अंदर cos 45 प्लस माइनस I sin 45। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म आपका ये है 10 इनटू cos 45 प्लस माइनस I sin। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर? जैसे कोई वोल्टेज आपको दी दिया तो उसको रिप्रेजेंट करने का मतलब फॉर्म एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे? 10 इनटू e टू पावर प्लस माइनस I 45 10 इनटू e टू द पावर प्लस माइनस I 45। यहाँ पे जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को नेक्स्ट स्टेप पे हम कन्वर्ट करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म होता है 10 इनटू cos ब्रैकेट में cos 45 प्लस माइनस I sin 45। ये हो गया आपके कॉम्प्लेक्स नोटेशन के अलग अलग तरीके। अब फॉर एग्जांपल पे हम बात करेंगे कि अगर कोई डाटा दिया हुआ है वोल्टेज V ऊपर तो उसको कैसे हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखेंगे, कैसे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और फिर कैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में। बढ़ा जाएगा तो एक डाटा कोई दिया हमको पोलर फॉर्म में, आपका सॉरी एक डाटा वोल्टेज भी दिया है जो कि किस फॉर्म में दिया है? इंस्टेंटेनियस इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। इंस्टेंटेनियस इक्वेशन के फॉर्म में दिया है तो इस तरीके से लिखा रहेगा 10, ये ब्रैकेट पहले लग गया, ब्रैकेट यहाँ नहीं लगना चाहिए था, ब्रैकेट इस तरीके से लगना चाहिए था कि 10 इनके ब्रैकेट लगा के होता है 10
ये वाला ब्रैकेट आपका नहीं, ये ब्रैकेट यहाँ लगेगा, टेन साइन 40 टेन साइन ओमेगा टी प्लस 45 इस तरीके से रहेगा। ठीक, यहाँ वाला ब्रैकेट ये नहीं रहेगा जो यहाँ लगा है। ठीक, फिर एक फॉर एग्जाम्पल पे है कि वोल्टेज भी दिया हुआ है जो कि अपने एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया है। तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन जो है वो लिखा हुआ है 10 साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस 45। तो अगर हमको किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक, अगर हमको किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का क्या दिया एक्सप्रेशन दिया हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, अभी एक बताया जो पोलर फॉर्म यहाँ दिया गया है, ये लिखा गया है जो 10⁻45 में 10 क्या है, उस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, और 45 है उस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का फेज। हमने आपको बताया था कि अगर एक एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा हुआ है v इक्वल टू 10 साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस 45, तो साइन के पहले जो लिखा होता है वो उस इक्वेशन में उस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड की क्या होता है, एम उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं, ये सारी चीजें उसको कहते हैं। यानी कि 10 साइन के साथ लिखा हुआ क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी वोल्टेज उसका मैग्नीट्यूड है, और ओमेगा टी के साथ जो जुड़ा रहता है, ठीक, जुड़ा हो या घटा हो तो उसको क्या कहते हैं, उसका फेस कहते हैं। यहाँ पे इसका फेस कितना 45, तो पूरा फॉर्म में हमको बस इतना ही लिखना रहता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है और फेस कितना है, उसको क्या लिखेंगे 1045। क्लियर है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर हमको किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के एक्सप्रेशन से किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के एक्सप्रेशन से कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखना है, तो पहला कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो हम नोट करते हैं कौन सा फॉर्म होता है, वो पोलर फॉर्म। नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म पहले, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले। तो इससे हम क्या करते हैं कि जो आपका मान लिया पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आप लोग अपने नोट्स में सही कर लीजिएगा जो बताया है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होना चाहिए, यहाँ 10 into p to the power I 45 होना चाहिए। ठीक, 10 into e to the power I 45 होना चाहिए। ठीक, अब बात करेंगे हम, अगर हमको इसी से ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, तो 10 into और ये को जब हम आगे एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखते हैं, cos 45 डिग्री प्लस I sin 45 डिग्री, cos 45 डिग्री प्लस I sin 45।
ज्योमेट्रिकल फॉर्म में v is equal to 10 cos 45 डिग्री प्लस I sin 45 डिग्री। अब हमको इसको इससे रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है, 10 into ब्रैकेट के अंदर cos 45 की वैल्यू 0.707 और यहाँ पे sin 45 की वैल्यू भी कितना 0.707। तो अंदर 10 मल्टीप्लाई हो गया तो 10 मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म दे दे 7.07 और प्लस I 7.07। ये ब्रैकेट यहाँ इस तरीके से लिखना है 7.07 प्लस I 7.07। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से अगर वोल्टेज का वही वोल्टेज का सेम इक्वेशन इस तरीके से लिखा हुआ है 10 sin, यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट यहाँ पे लिखना चाहिए इस तरीके से लिखें, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट यहाँ होना चाहिए साइन के बाद इस तरीके से। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे वोल्टेज V इज इक्वल टू 10 sin ब्रैकेट में ओमेगा t माइनस 45। तो अब इसको सबसे पहला फॉर्म कौन सा लिखेंगे, अभी होता है सबसे पहला फॉर्म लिखेंगे पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म लिखेंगे मैग्नीट्यूड और उसका फेज, मैग्नीट्यूड कितना है 10 और फेज कितना -45 हो जाएगा। अगला देखें तो उसके बाद हम किस फॉर्म में लिखेंगे, फिर यहाँ पे देखिए छोड़िए यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में। टेक्निकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ 10 होना चाहिए 10 into e to power I 45 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा v is equal to 10 into e to power minus 45। अब हम e to power आपका जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है उसको एक्सपेंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या जाएगा v is equal to 10 into cos v is equal to 10 into ब्रैकेट के अंदर cos 55 माइनस, इस बार आपका फेज माइनस में इसलिए I के साथ माइनस यूज करेंगे, जब फेज आपका प्लस होगा तो I के साथ प्लस यूज करेंगे। ठीक, तो क्या जाएगा 10 into ब्रैकेट में cos 55 माइनस I sin 45 I sin 45। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखना तो क्या जाएगा, इसी को हम cos 45 sin 45 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या जाएगा v is equal to 10 into cos 45 की वैल्यू भी बताया 0.707 minus I sin 45 की वैल्यू 0.707। इसलिए आप करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा v is equal to 7.07 minus I into 7.07। ठीक, कौन सा फॉर्म लेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट आपका गिवन डाटा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसका गिवन डाटा इन रेक्टेंगुलर में पहले हमने बताया कि जो गिवन डाटा आपको किस फॉर्म में एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन से जो पहला फॉर्म लिखते हैं, एक्सप्रेशन से जो पहला फॉर्म लिखते हैं कौन सा फॉर्म लिखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म का पोलर फॉर्म मैग्नीट्यूड और उसका फेज। तो हमने बात किया कि आपका उसी सेम में आपका क्या दे दिया है, सेम सर्किट में आपका दे दिया है डाटा किसके रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है आपको बताया है। रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है आपका, रेक्टेंगुलर फॉर्म आपको क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे p + ib के फॉर्म में लिखते हैं तो उस फॉर्म में अगर डाटा लिखा हुआ तो उसका क्या कहलाएगा रेक्टेंगुलर। ठीक, तो जैसे यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ था वोल्टेज v is equal to 2 + I 10 यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर तो करेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पे इक्वल साइन लगाना इस तरीके से मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट ओवर रियल नंबर 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर 10 का स्क्वायर।
इसको सॉल्व करेंगे तो शायद ये वैल्यू आ रहा है आपका 10.19। ठीक, इसका फेज निकालना हो इस क्वांटिटी के, तो फेज निकालने का क्या तरीका है, tan इनवर्स इमेजिनरी नंबर 10 डिवाइडेड बाय रियल नंबर 2। समझ में आ रहा है। और इसका फेज निकालना हो, यहाँ पे ये क्या, ये टर्म क्या है, ये फेज यहाँ लिख देते हैं सामने। ठीक, कौन सा टर्म है, यह टर्म आपका फेज है। फेज फाइव इक्वल टू एच थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे निकलेगा, tan इनवर्स इमेजिनरी नंबर 10 डिवाइडेड बाय रियल नंबर। ठीक, कितना आ जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू 78.69 डिग्री। आपको हमने बताया था कैलकुलेटर कई मोड में ऑपरेट होता है, तो कैलकुलेटर के डिस्प्ले पे छोटा सा ऊपर दिखता है पर डी, तो डिग्री मोड में चलता है, अगर वहाँ आर तो डिग्री मोड में चलता है, वहाँ पे जी बना तो डिग्री मोड में चलता है। तो डिग्री बना है तो डिग्री बना देंगे, थीटा इज इक्वल टू 78.69 इन पोलर फॉर्म। इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, तो पोलर फॉर्म आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड, और फिर मैग्नीट्यूड आपका कितना निकाला 10.19, और फेज में एंगल बना करके एंगल में फेज की वैल्यू लिखेंगे, तो एंगल की फेज की वैल्यू कितनी है 78.69। एक फेज नेगेटिव नोट में देखिए क्या नोट जानने वाली चीजें हैं, उसको नोट कर लेना है। ये एक फेज नेगेटिव इन पोलर फॉर्म, देन imaginary term is also negative। समझ में आ रहा है, then imaginary term is also negative in rectangular form। ठीक, फिर जैसा होगा वैसे आपको, अगर फिर आपका पॉजिटिव तो imaginary term जो आएगा rectangular form में वो पॉजिटिव आएगा, अगर फिर आपका नेगेटिव होगा तो rectangular form में आपका पॉजिटिव आएगा।
तो हम लोग बात कर रहे थे नोट में कि आपका अगर कोई फेज आपका किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का फेज नेगेटिव है तो पोलर फॉर्म में ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसमें जो आपका इमेजिनरी टर्म होगा वो नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। समझ में आ रहा है? दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सारी एडिशन करना है तो कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो कैसे होगा। तो एडिशन करना होगा तो देखिए क्या करना होगा। For the addition and subtraction of any two or more than two alternative quantity, we always use quantity in rectangular form. अपन दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक, तो उसमें क्या करते हैं हम क्वांटिटीज को क्या करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। मतलब दो या कुछ ज्यादा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, एक V1 और एक V1 दिया आपका, एक लिखा है बस हम आपको ऐसे बोल रहे हैं। V1 दिया आपका 2 प्लस I10, V2 दिया आपका 5 प्लस I3 और 2 प्लस I10 और V2 दिया है 2 प्लस I3। तो इन दोनों की क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन मतलब क्या होगा, V1 प्लस V2, 2 प्लस I10 और 5 प्लस I3। इसमें करना क्या होता है आपको, ये रियल टर्म को एक साथ ऐड कर लेना है, यहाँ पे आपको लिख के बता दिया जाता है, और इमेजिनरी टर्म को एक साथ आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। V1 दे दिए, मान लीजिए V2 दे दिए आपका V V2 की वैल्यू रिमूव करेंगे। ये कौन सा फॉर्म है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो V1 V2 जो वैल्यू आएगा उसमें रियल टर्म को एक साथ जोड़ेंगे तो पहले V1 का रियल टर्म कितना है 2 और V2 का रियल टर्म कितना है 5, तो कितना देगा 5 प्लस 2 की वैल्यू 7, और इमेजिनरी टर्म को एक साथ रखते हैं तो इमेजिनरी टर्म V1 का कितना है 10 और इमेजिनरी टर्म V2 का कितना है 3, तो प्लस I 30, ये V1 प्लस V2 होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हमको V1 माइनस V2 निकालना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया है, ठीक, दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो तो किसी भी फॉर्म में अगर लिखें, समझ में आ रहा है, तो किसी भी फॉर्म में उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या बताया जाता है, हम क्या कर लेंगे इस तरीके से करेंगे V1 माइनस V2, तो V1 में क्वांटिटी क्या है रियल वैल्यू 2 और इसका रियल वैल्यू कितना 3, तो 2 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा -3, तो रियल टर्म को एक साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, इमेजिनरी टर्म को एक साथ जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे प्लस I10 है V1 का, इसे प्लस I3, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा प्लस I7। समझ में आ गया फॉर एग्जांपल देखो। अब हम बात करेंगे इसमें फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है कि फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एनी टू और मोर देन टू अल्टरनेटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज यूज क्वांटिटी इन पोलर फॉर्म। ठीक, तो हमको किसी को या कुछ ज्यादा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी चेक करना है, क्या करना है, अगर हमको दिया कुछ ज्यादा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, उस केस में हम क्या करेंगे, क्वांटिटीज को पोलर फॉर्म में यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये दिया है v इज इक्वल टू 2 प्लस r, मान लीजिए ये दिया है और v2 दिया है 5 प्लस r, तो मान लीजिए v1 को चेंज किया तो आपने पोलर फॉर्म में दिया गया, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, तो v1 की वैल्यू आ रही है मान लीजिए tan एंगल 30 डिग्री, v2 कितना आ गया, फाइव एंगल 60 डिग्री। ठीक, तो एक मैंने बताया अगर कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो किसी भी फॉर्म में, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किसी भी फॉर्म में कहने का मतलब आपको बताया ही है, कौन से फॉर्म है आपके पोलर रेक्टेंगुलर, पोलर रेक्टेंगुलर और एक्सपोनेंशियल और ट्रायंगुलर। ठीक, तो उनका आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना तो हमेशा उसको पहले पोलर फॉर्म में लिखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद करते हैं। मान लीजिए v1 into v2 करते हैं, इसमें करते क्या हैं, जो मैग्नीट्यूड टर्म है, जैसे यहाँ का 10 मैग्नीट्यूड, यहाँ का कितना मैग्नीट्यूड 5, तो इस मैग्नीट्यूड